हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। इंग्लिश में अगर बोलें तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये इसका पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नोट्स के साथ। अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व शहरी सभ्यता, और यह अज्ञात काल 1916 से 15 ईसा पूर्व हुआ। अच्छा, वैदिक युग जो होता है कब से कब हुआ था? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी ग्रामीण जो लोग कहते हैं। ऋज वैदिक काल क्या है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। लौह युग कितना है? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक है, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास भी होता है। अब इसमें हम सबसे बड़े जो महाजनपद जो मगध में है, जैसे हर्षक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आता है, सबसे पहले आता है वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आती है। यह ग्रामीण सभ्यता थी, इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। इसका काल 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया था। इसकी भाषा प्राक संस्कृत थी, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ऋज वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईस्वी है। अब आते हैं, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋजवैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है। ऋजवैदिक काल के दौरान ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल, इसमें उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेदों की रचना, जैसे सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद होगा, कि इन सब की रचनाएं की गई थी। अब हम बात करते हैं लौह युग। लौह युग क्या होता है, कब शुरू हुआ? लोहे की जो खोज के बाद सभ्यता में रहन सहन की परिवर्तन आया। लोहे के हल हथियारों का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ हथियार बनाने की शुरू हो गए। इससे महाजनपदों का विकास भी हुआ। अब आते हैं जनपद क्या होता है। जन मतलब होता है लोग, पद मतलब होता है पैर, यानी कि जो लोग हैं, लोगों को पैर। जनपद उस समय को कहा जाता है जहाँ पे लोग आकर रहने लगते हैं। हथियारों और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ। उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे विशाल था मगध। अब आता है मगध पर शासन। हर्षक राजवंश के राजा विसार, अजातशत्रु, उदययन, नाग दशक और शिशुनाग के वंश के राजा कौन है? संस्थापक शिशुनाग हैं। नंद वंश के संस्थापक महाजनपद नंद। अंतिम शासक धनानंद हैं। धनानंद बहुत ही ज़्यादा घमंडी राजा था। धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना ही उसके अंत का कारण बना। चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार करने किया और धनानंद को हराकर उसके राजपाट को समाप्त कर दिया। इस तरह नंद वंश की समाप्ति हुई। अब आता है मौर्य साम्राज्य। संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार। अशोक चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे। अंत में मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत का बाहरी शासकों का राज रहा और फिर आया गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य क्या है? गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त वन हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त दो, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जनपद और महाजनपद 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। जनपद मतलब जहाँ कोई पैर रख दे, वो लोग जो पैर, जैसे जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, तो जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ लोग आकर रहना लगते हैं। अब इनका विकास कैसे हुआ? लोहे की खोज के बाद सभ्यता में रहन सहन की जो परिवर्तन हुआ, लोहे से हल हथियारों का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के साथ खेती में की मात्रा में वृद्धि हुई, लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत हुई और जिससे महाजनपदों का विकास होना शुरू हो गया। अब आता है विशेषताएं। राजधानी। तो महाजनपदों की एक राजधानी होती है। राजधानियों की किलेबंदी की जाती है, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता है, और राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता है। हर जनपद में सेना और नौकरशाही हुआ करते थे। शासन। अधिकांश महाजनपदों का राजा शासन हुआ करता था, पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण संघ के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर लोगों का समूह शासन किया करता था। मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे मुख्य है मगध। गण और संघ।
गण मतलब होता है कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है। संघ, संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे। गण में एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन का कार्य संभालते थे। यहाँ पर सभी को शासन समान अधिकार दिया जाता था। अब धर्म ग्रंथों का निर्माण किस प्रकार हुआ? इस दौर में ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया। इन धर्म ग्रंथों में राज्य के नियम बताए गए हैं। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रिय का होता है और शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मणों द्वारा होता है। इसी तरह के सभी लोगों के कार्यों ब्राह्मणों ने निश्चित किए हैं। अच्छा, कर वसूली क्या होता है? राजाओं द्वारा व्यापारी शिल्पकारियों से भेंट एवं कर वसूला जाता है। वनवासी और चरवाहे से कर लेने के लिए विषय पर मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि उनमें भेंट के रूप में घोड़े और हाथी लिए जाते थे। इसी के साथ साथ दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनकी सेना धन कब्जा कर लिया जाता था और उनके राजा अपनी संपत्ति में वृद्धि किया करते थे। अब मौर्य साम्राज्य जो चाणक्य है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। यह बिहार राज्य में स्थित है। राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसके विकास के पीछे चाणक्य का हाथ था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कभी पूछा जाता है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कौन है, तो एक ही है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया, मगध में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। उस दौर के अंदर इनका शासन अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी के सूत्र क्या है? एक तो साहित्यिक सूत्र है, फिर चाणक्य द्वारा लिखी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है। जो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, वो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जानकारी, विशाल दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथ और धर्मशास्त्र, मौर्यकाल में बनाए गए भवन और स्तूप, मौर्यकालीन मृदभाण पत्थर या लिखे गए जो अभिलेख या मूर्तियाँ बनाई गई मूर्ति कला है, वो सारी चीज़ें इनके जानकारी के सूत्र हैं। अब आता है प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? केंद्रीय शासक यानी जो राजा होता है, संपूर्ण राज्य राजा के द्वारा नियंत्रण में होता है। न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं। सेना एक प्रमुख होती है। मंत्री परिषद की स्थापना की गई। अब आते हैं प्रांतीय शासन क्या होता है? बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतीय शासन को कुमार संभालता था। कुमार के साथ उसकी सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता, जो उनके अधिकारी होते थे। स्थानीय शासन मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। यहाँ कुल 6 समितियाँ थी जो पाटलिपुत्र को संभालती थी और हर समिति में 5 अधिकारी हुआ करते थे। इसमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। अब आता है सैन्य व्यवस्था। विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य में विशाल सेना थी। इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थीं, जिसमें से प्रत्येक में 5 लोग हुआ करते थे। इस सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, लगभग 8,000 रथ हुआ करते थे। समितियों के कार्य क्या होते? पहली जो समिति होती थी वो पैदल सैनिक के कार्य करती थी, देखती थी। दूसरी समिति घुड़सवार को, तीसरी समिति नौसेना को, चौथी समिति रथ सेना को, 5वीं समिति हाथी सेना को और 6ठी समिति अस्त्र शस्त्र भोजन की व्यवस्था को देखती थी। अब यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था कैसे होती थी? मौर्य शासन के दौरान में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से राजा के हाथ में होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कुल 18 प्रकार के दंड होते थे। कठोर दंड होने के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहती थी और अपराध भी कम होते थे। अब राजस्व व्यवस्था क्या है? कृषकों को पैदावार पर 1/6% हिस्सा लिया जाता था। यानी कि मान लो मैंने 6 किलो अनाज उगाया तो मैं उसका 1/6 यानी कि 1 kg मैं उनको दूंगा। क्या? अनाज 1 kg। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में इसे बड़ा भी दिया जाता था। व्यापारियों को कर और भेंट ली जाती थी एवं सामान्य जनता पर भी कुछ कर लगाए जाते थे। मार्ग व्यवस्था, आने जाने के लिए समुद्री और जमीनी दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। एक विशाल सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाती थी और अन्य छोटे छोटे सड़क राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ी जाती थी। अद्वितीय बताने के लिए सड़कों पर मील के पत्थर लगे हुआ करते थे। सड़कों के किनारे धर्मशाला, पानी पीने के स्थलों का निर्माण किया जाता था ताकि आने जाने वाले राहगीरों का इसका प्रयोग कर सकें। बात है प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी जो पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैनिया है, तोशली है, स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य जो अशोक है
चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राज्य अशोक बनकर उभरे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदाग्री था। अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा और वह सबसे पराक्रमी शासक में से एक था। उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पर कलिंग का युद्ध अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई युद्ध नहीं छिड़ा। अब आता है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसकी वजह से उन्हें दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में जाने का मार्ग मिलता है। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई। इतने सारे लोगों की मृत्यु होते देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि इससे सारे लोगों की मृत्यु के केवल उनके कारण ही हुआ है। उस युद्ध के बाद उन्होंने अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, इसे अपने जीवन की आखिरी विजय बताए। इस युद्ध के बाद अशोक समाज कल्याण के कार्यों में लग गए और उन्होंने धम्म की रचना किया। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह कुछ सामान्य नियमों का समूह था जिसके अनुसार जीने का एक नया व्यक्ति संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता था। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। यह धम्म महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस धम्म का प्रचार किया करते थे और इस धम्म के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। धम्म में वर्णित विचार और नियम क्या है? अपने से बड़ों का सम्मान करना पहली चीज, दास और सेवकों के प्रति दयाभाव होना दूसरी चीज, अहिंसा तीसरी चीज, चौथा है सभी धर्मों का सम्मान करना, पांचवा है विद्वान और ब्राह्मणों का सम्मान करना, छठा है अपने छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सातवां है पाप रहित जीवन व्यतीत करना, आठवां है दान करना, नौवां है जन्म मृत्यु विवाह व्रत आदि जैसे रीति रिवाज को त्याग कर प्रेम दान दया जैसे रीति रिवाज का पालन करना, नौवां है समय समय पर अपने अंदर झांकना और अपने बुरी कार्यों और आदतों को देखकर उनमें से सुधार करना। अब अभिलेख किसी पत्थर मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेखों की रचना की। इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों, विजय और अन्य उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। इन अभिलेखों में ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बृहत शिलालेख, जो लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। पहला है बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेख। इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धम्म का प्रचार किया गया है और अशोक द्वारा बनाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि से हैं और इस ब्राह्मी लिपि का अर्थ होता है जेम्स प्रिंसेस द्वारा 1838 में निकाला गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, पहला कमजोर उत्तराधिकारी, दूसरा है विदेशी आक्रमणों का सामना न कर पाना, तीसरा उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई, चौथा है ब्राह्मणों का विरोध, पांचवा है शांति प्रिय नीति और छठा है राजकीय धन का सेना के बजाय अन्य कार्यों में खर्च किया जाना। उत्थान क्या है? राजधानी का पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से आक्रमण करना मुश्किल, दूसरा है कुशल प्रशासन, तीसरा है लोहे की उपलब्धता, चौथा है विशाल जंगल, पांचवा है हाथियों की उपलब्धता, छठा है जलीय मार्ग के कारण, सातवां है यातायात की सुविधा, आठवां है ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर होने के कारण समान विकास और आठवां है उपजाऊ भूमि। अब मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। उत्तर में कुषाण शासन, पश्चिम में शक, मध्य में भारत में वाकाटक और दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन और दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारी विकसित हुई और मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश का स्थापित हो गया। हम आते हैं दक्षिण भारत में शासन। भारत में दक्षिण के क्षेत्र में सरदारों का उदय हुआ, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में चोल, चेर और पांड्य। उस समय यह राज्य काफ़ी समृद्ध हुए करते थे। अब आते हैं सरदार क्या होते हैं। सरदार एक प्रकार का शासक था जो राजा को तो नहीं पर राज्य का अधिकारी हुआ करता था। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और चुनाव के आधार पर भी सरदार को चुना जाता था। सरदार के समर्थन उनके परिवार से के लोग हुआ करते थे। अब इनके कार्य क्या होते हैं। सेना का नेतृत्व सरदार द्वारा किया जाता था। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान
यज्ञ सरदार द्वारा आयोजित करवाया जाता था। साथ ही साथ झगड़ा विवाद आदि सरदार द्वारा सुलझाए जाते थे। राज्य की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर सरदार की नज़र रहती थी और वह पूर्ण रूप से राजा तो नहीं बल्कि राजा के लगभग सभी कार्य किया करता था। कर व्यवस्था कैसे होती थी? किसी पर भी सरदार द्वारा स्थायी रूप से कर नहीं लगाया जाता था। सरदार की आय लोगों द्वारा दी गई भेंट के द्वारा होती थी और इस आय को सरदार अपने समर्थकों में बांट दिया करते थे। जानकारी के सूत्र क्या मिलते? इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों में सरदार के बारे में विस्तृत विवरण भी दिया गया है। अब कुषाण शासक कौन थे? भारत के उत्तरी हिस्से में कुषाण शासकों का राज था। इन्हें देवी शासक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शासक खुद को देवता के समान दर्शाने की कोशिश किया करते थे। ऐसा क्यों कहा जाता था? राजा स्वयं को सामान्य लोगों से अलग दिखाने के लिए खुद को देवता का समान दिखाना की कोशिश करते थे। ऐसा करने से जनता के बीच में उनकी अच्छी छवि बनी रहती थी। इसी छवि के कारण उन्हें राजा को लोगों का समर्थन भी मिलता था। इसी वजह से राजा खुद को देवता समान दिखाने की कोशिश किया करते थे। राजा मंदिरों में भगवान के बराबर में अपनी विशाल मूर्तियों का लगवाते थे और अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। राजा प्रजा के प्रचलित सिक्कों में एक तरफ राजा की छवि होती तो दूसरी तरफ देवता की छवि हुआ करती थी और इन सब तरीकों से राजा खुद को देवता के समान दिखाकर प्रजा के बीच में अपनी छवि को देवता समान बताते थे। आता है गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध का गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इसकी स्थापना श्री गुप्त द्वारा लगभग 275 ईस्वी में की गई। गुप्त काल को शासन भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत में सांस्कृतिक एवं शिल्पीय विकास हुए। यहाँ पर अधिकतर सिक्के सोने के बनाए जाते थे और यहाँ पर राजकीय भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था। इस दौर के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोतों और अभिलेखों से मिलती है। इसमें से सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे समुद्रगुप्त द्वारा राजकीय हरिशेन द्वारा लिखा गया था। जो समुद्रगुप्त हैं उनके राजकवि हरिशेन ने लिखा था। इसकी रचना को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर की वीडियो जल्द ही आ जाएगी।